हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। मैं अर्जुन कुमार फिर से आपका चैप्टर 3 में एक बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ। और वो क्या है, देखिए, सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डायगोनल रिलेशनशिप, जो चैप्टर 3 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं आज के जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये खास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एंड देयर रेडिया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एंड देयर रेडिया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है? देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब होता है स्पेसीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं। अब जैसे देखिए, आपके पास में क्या क्या है? सोडियम प्लस है, फ्लोरीन माइनस है, Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है ना, इवन O2 माइनस है। ये सब के सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब आप कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कैसे है? तो देखिए, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ऑल हैव, यहां पर हम लिख देते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के पास में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इस तरह के कई स्पेसीज आप ले सकते हैं। तो ये हमने जो है एक सीक्वेंस लिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का। तो इसमें होता क्या है? देखिए, ये तो आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ले लिया, लेकिन इसका रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए रेडियस कैसे हम लोग मेजर करते हैं, उसको क्या करना होगा? उसके लिए हम लोगों को न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना होगा। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यहां पर आप जो है इस चीज को लिख लीजिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, lesser will be the या स्मॉलर विल बी द, लेसर भी दे सकते हैं या फिर यहां पर स्मॉलर लिख दीजिए, है ना। स्मॉलर विल बी द रेडियाई। देखिए, ये जो है आपको ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P फॉर प्रोटॉन्स, है ना। यहाँ पर इसको आप प्रोटॉन्स दे दीजिए। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, स्मॉलर विल बी द रेडियस। अब यहाँ सोडियम प्लस F माइनस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, O2 माइनस, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ पर होगा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किस में है? एल्युमिनियम में। तो सबसे छोटा साइज जो है एल्युमिनियम का हो जाएगा। तो एल्युमिनियम 3 प्लस इज लेस देन, आ जाइए, Mg2 प्लस इज लेस देन, देखिए यहाँ पर सोडियम प्लस इज लेस देन। अब और आगे देखिए, ये देखिए F माइनस इज लेस देन O2 माइनस। तो प्रोटॉन के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोटॉन एल्युमिनियम 3 प्लस में है, इसीलिए इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
आयनिक रेडियाई, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इससे एक क्वेश्चन आपने कैप्चर कर लिया एग्जाम के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एंड देयर रेडियाई पर। अब जो हम लोग बात करेंगे वो होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हम लोग पढ़े, अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए क्या हो। सपोज कीजिए कि यही कोई मेटल है, M इज ए मेटल। अब जानते हैं कि M अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर एक प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पर आप लिख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर M प्लस एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो ये क्या बन जाएगा, M2 प्लस हो जाएगा। बाय अदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, इसी तरह से M2 प्लस जो है एक और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बारी बारी से वैलेंस शेल से लॉस कर रहा है। कैसे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको किस रूप में हम लोग ले लें, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लूजली हेल्ड होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग गैसियस फॉर्म में ले लें। तो देखिए, तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा IH1। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा IH2 हो जाएगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा IH3 होगा। तो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डेल्टा IH3 is greater than delta IH2 is greater than delta IH1। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होगा और भी अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिक्वायर करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिलीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका ट्रेंड जो होगा डिफरेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो इस तरह से होगा। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी is greater than second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन भी देखिए किस तरह से होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये Mg है, ये Al है, ठीक है, तो किसी के लिए भी आप लिख सकते हैं Mg और Al का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को आप जो है ये कर लीजिए, कंपेयर कीजिए। इसको हम लोग डेल्टा IH1 से कंपेयर करते हैं कि विच एटम हैज हायर और लोअर डेल्टा IH1, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाता है बताइए, ये 3s2 होगा लास्ट में, और इसमें क्या होता है 3s2 3p1 हो जाता है। तो बताइए, इसमें है 3s2 और इसमें है 3p1। अगर आपसे कोई कह दे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो आप क्या बोलेंगे,
आप बोलेंगे कि mg का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, क्योंकि 3s2 इज एग्जैक्टली फिल्ड या चाहे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, और ये जो है अनसिमेट्रिकल है, इसका हाफ फील्ड भी जो होगा तो 3p3 हो जाता, लेकिन ये तो 3p1 है ना, तो ये अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा IH1 ऑफ mg इज ग्रेटर देन डेल्टा IH1 ऑफ एल्यूमिनियम। बोल सकते हैं कि नहीं? आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डेल्टा IH2 की बात हो और ये अगर हम mg कर दें, तब क्या हो? तो डेल्टा IH2 का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो अब ये 3s1 हो जाएगा। आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3s1, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3s2। तो अब 3s1 और 3s2 में कौन सा ज्यादा सिमेट्रिकल है? अब क्या हो जाएगा 3s2 ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसीलिए यहां पर देंगे डेल्टा IH2 ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन, क्या हो जाएगा डेल्टा IH2 ऑफ बतलाइए एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी को कंपेयर कर सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जरा अच्छा होना चाहिए, और आपको हमने पहले भी बताया है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी में कि मोर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है। तो ये हो गया सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसी तरह से एक होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो जरा इसको भी हम लोग देख लें। ये होगा सक्सेसिव, देखिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी। अब देखिए इसके लिए क्या है, यहां भी हम लोग कोई एलिमेंट ले लेंगे गैसियस स्टेट में, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो ये क्या बन जाएगा E- हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू होगा वो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये हो जाएगा डेल्टा EgH1 हो जाएगा, और ये वैल्यू होता है निगेटिव। ये वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर आप कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो -x किलो जूल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है कि E- यहां भी गैसियस स्टेट दे दीजिए, ये फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बन जाएगा E2- हो जाएगा, और यहां पर डेल्टा EgH2 हो जाएगा। अब ये कहता है कि ये नेगेटिव नहीं होकर के ये हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू, जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। अब यहीं पर ये क्वेश्चन फिर और भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि E2- है ना, ये फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हो जाएगा E3- है ना, और यहां पर आपका जो है क्या हो जाएगा डेल्टा EgH3 जो होगा, ये कहता है ये भी मोर पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा मोर पॉजिटिव। तो ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो पॉजिटिव होता है, इसकी वजह क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हो जाता है कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ना इज पॉजिटिव। ये जो है ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव।
तो इसके लिए आंसर आप क्या देंगे? देखिए सिंपल आंसर है। आंसर क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो ये निगेटिवली चार्ज स्पेसीज में ऐड होता है, तो दोनों ही यहां पर क्या है, निगेटिवली चार्ज है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी, और जिस में वो ऐड होगा वो भी क्या है, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमको क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन रिलीज्ड। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उससे ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड करेगा टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहां लिखेंगे कि टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन, बतलाइए, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज and incoming electron, more amount of energy is required, more amount of energy is required, therefore second electron gain enthalpy is positive। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो देखिए सक्सेसिव नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज सक्सेसिवली, वन बाय वन वो रिलीज करता था। यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड सक्सेसिवली, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम सक्सेसिवली। अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, इसीलिए ये सक्सेसिव वर्ड जो है यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देख लिए। अब लास्ट जो एक टॉपिक है वो देखिए डायगोनल रिलेशनशिप है, जो हम लोग 2-4-5 मिनट के अंदर इसको पढ़ लेते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, और इस तरह से हमारा जो है वो क्या होगा कि ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा देख लेते हैं ये क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। कहता है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है और कहाँ होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कलेक्शन कर लेते हैं। देखिए किस तरह से होता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या आता है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से थर्ड पीरियड में क्या क्या आता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और फिर सल्फर। इस तरह से जो है एलिमेंट्स बढ़ते चला जाता है। तो कहता है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है ये राइटवर्ड्स होता है। देखिए इस तरह से दाहिने ओर देखिए, इस तरह से जो है ये डायगोनली रिलेटेड होता है। लेकिन कहता है कि इसका जो डायगोनल रिलेशनशिप है ये 3 एलिमेंट्स तक ज़्यादा डोमिनेट करता है,
फोर्थ और फिफ्थ से जैसे जैसे हम लोग ग्रुप 14 15 में आते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सॉरी घटते चला जाता है। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है इसकी वजह क्या है वो देखिए। कहता है कि दिस इज मेनली ड्यू टू, देखिए ये 3 रीजन्स होता है इसमें डायगोनल रिलेशनशिप में। क्या क्या होता है भाई, किसकी वजह से होता है? तो पहला कहता है सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियाई, सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियाई। देखिए मतलब अगर लिथियम मैग्नीशियम हम लोग लेंगे या बेरिलियम एल्यूमिनियम लेंगे तो कहता है कि उसके एटॉमिक रेडियाई में सिमिलैरिटी हो। दूसरा क्या कहता है, सिमिलैरिटी इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहता है कि इसमें भी सिमिलैरिटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी सिमिलैरिटी है, लगभग सेम है और या क्लोज डिफरेंस कहिए, ठीक है। और एक होता है सिमिलैरिटी इन पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ये जो पोलराइजिंग पावर है वो किसका होता है? केटाइंस का होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायंस। अब केटायंस का मतलब हुआ अगर आप लिथियम मैग्नीशियम को ले रहे हैं तो लिथियम प्लस और Mg2 प्लस यहां पर लेना होगा, जैसे लिथियम प्लस और Mg2 प्लस का जो पोलराइजिंग पावर होगा वो क्या होगा? लगभग सेम होगा। और पोलराइजिंग पावर क्या होता है? कहता है कि व्हेन ए केटाइन अप्रोचेज टू एन एनायन, जैसे मान लीजिए कि ये कोई केटाइन है, ये किसी एनायन के अप्रोच में आएगा, सपोज कीजिए, तो कहता है कि व्हेन ए केटाइन अप्रोचेज टू एन एनायन, है ना, इट्स सिमेट्रिसिटी, मतलब सिमेट्रिसिटी किसका? एनाइंस का। सिमेट्रिसिटी ऑफ एनाइन गेट्स डिस्टर्ब, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन, है ना। तो कहता है कि स्मॉलर द केटाइन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर। क्या होता है? स्मॉलर द केटाइन, यहां पर लिख लेना है इस बात को भी, स्मॉलर द केटायन, ये बहुत ही इफेक्टिव स्टेटमेंट होगा। स्मॉलर द केटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो इस तरह से जो है आप पीरियोडिक टेबल का लगभग एक एक पार्ट जो है वो आपने पढ़ लिया, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपने देख लिया कि जगह जगह पर जो जनरल ट्रेंड का जो वेरिएशन होता है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई फैक्टर आकर के वो अपना जो है इफेक्ट दिखा देता है, जिसके चलते जो है, जो मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिया, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दिया था, किसमें? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में, कि वहां पर नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, जबकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिमेट्रिसिटी देखते हैं तो नाइट्रोजन हैज ग्रेटर, है ना, सिमेट्रिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें P3 होता है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में P4 होता है, जो हम आपको पहले भी बोल चुके हैं। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। देखिए पीरियोडिक टेबल, जब भी हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाए, सारा कुछ जो है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। पीरियोडिक टेबल तो आप 10 में भी देखे होंगे, और जो CBSE वाले स्टूडेंट होंगे उनको 10 में देखने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 से जो है पीरियोडिक टेबल अभी डिलीटेड है, लेकिन
अदर बोर्ड्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे केमिस्ट्री माय ड्रीम चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने 10 में भी देखा होगा और 11 में भी देख रहे हैं। तो ये जो है आपका पीरियोडिक टेबल का देख ही रहे हैं कि एक व्यू है जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का है या यू का ही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, जो किसने दिया हुआ है, मोस्ले और नील बोर्स ने दिया हुआ है, जिसका कि सारा प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, क्योंकि बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो विद दिस अगेन वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर, और फिर से आप सबों का बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहता हूं कि आपने पेशेंटली मेरा जो है ये लेक्चर देखा, और हम विश्वास करते हैं कि ये आपको अच्छा समझ में आया होगा, अच्छी तरह से जो है आप इसे लर्न किए होंगे। और भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ग्रेजुअली दूंगा। लेकिन याद रहे कि ये जो केमिस्ट्री माय ड्रीम लिखा हुआ है ये तो मेरा ड्रीम तो है ही, लेकिन याद रखिए कि आपके ड्रीम को भी इसी केमिस्ट्री माय ड्रीम से पूरा होगा, है ना। ओके, थैंक यू, बी हेल्थियर एंड रिमेन सेफ।